दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और यह है हमारा शो नॉट सो सीरियस संडे। यहाँ हम करते हैं हफ्ते भर की बात बहुत सारी खबरों के साथ। इस हफ्ते दो बड़ी न्यूज हमारे सामने आई। सबसे पहली ये कि जो 2000 का नोट है वो बंद होने वाला है और दूसरी ये कि जो पबजी गेम है ये वापस आने वाला है। मतलब एक की घर वापसी होने वाली है और दूसरे के खिलाफ जिहाद छेड़ा हुआ है। रिसेंटली आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि जो 2000 रुपए की नोट है, यानी कि वो जो गुलाबी पत्ती है, वो अब बैन होने वाली है और 30 सितंबर तक अगर आपके पास कोई भी 2000 रुपए का नोट है तो वो उसे आपको अपनी बैंक में जमा कराना होगा। मतलब नोटबंदी वाली फीलिंग फिर से मिलने वाली है। अब आरबीआई का इस नोट को बंद करने के पीछे का लॉजिक जो है वो ये है कि इस नोट का जो मोटिव था वो पूरा हो गया है और दूसरी बात ये है कि जो इनकी लाइफ थी वो भी पूरी हो गई है। अब ऐसा नहीं कि ये जो नोट बैन किए जा रहे हैं ये आज से ही कोई शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने 2018-2019 से ही इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये तो चल रहा था कि इस नोट को बंद करना है। अब आरबीआई का ये भी कहना है कि जो 2000 का नोट है 500 रुपए के कंपैरिजन में लोग इसको ज्यादा खर्च नहीं कर रहे थे, इस वजह से इतने ज्यादा नोट चलाने का कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं बनता। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो 2000 रुपए का नोट है इसे इसलिए बैन किया जा रहा है ताकि जो काला धन है उसको खत्म किया जा सके। क्या बोला तूने? अब याद करके देखो, ये सारे लॉजिक वही है जो 2016 में तब दिए गए थे जब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगाया गया था। कितनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी उस टाइम पर जब ये डिसीजन आया था। करीब 160 लोग लाइन में लगे लगे मारे गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो नालों में पैसे ढूंढ रहे थे क्योंकि कई लोग 500 और 1000 रुपए के नोट वहां पर फेंक रहे थे और कुछ लोग थे जो 2000 रुपए के नए नोट में जीपीएस चिप ढूंढ रहे थे। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा। बाकी सबको छोड़ो, इस आदमी को देखो। इस आदमी को इतनी दिक्कत हुई थी कि ये अभी तक वायरल है। अब पहले वाला डिसीजन सही है या आज वाला डिसीजन सही है, ये आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ये न्यूज उनके लिए है जिनके लिए पबजी और पानी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बात यह है कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि पबजी पर जो बैन लगा हुआ था उसको अब दोबारा से हटा दिया जाएगा। अब पबजी से दिमाग भले किसी खराब हो जाए, लेकिन हो सकता है कि रील पर जो गंद मचती है वो कम हो जाए। बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो 90 दिनों तक प्राइवेसी को लेकर इस ऐप की टेस्टिंग करेंगी और अगर ये ऐप पास हो जाता है तो जो बीजीएमआई है, यानी कि जो पबजी है एक तरह से कह ले, वो गेम दोबारा इंडिया में आ सकता है। अब ये न्यूज इतनी बड़ी थी कि ट्विटर पर लेकर इसको बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ था। बहुत सारे लोग कहने लगे कि भाई जितनी जल्दी हो सके इसको ले आओ। सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से ये गेम हटवाया था अपने बच्चों से। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का जो गेम होता है वो एडिक्टिव तो होता है अपने नेचर में बहुत ज्यादा। इस वजह से पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं उनके बच्चे इसका बहुत ज्यादा ही यूज तो नहीं कर रहे हैं। बाकी पबजी के आने से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ जो ड्रग्स का केस लगाया गया था वो झूठा पाया गया है। अब और कहां पैदा हो जाए आदमी, शाहरुख खान तक के बेटे को भी नहीं बचा पा रहे लोग। अब अगर न्यूज को फॉलो करते हो तो याद करने की कोशिश करो कि पिछले साल आर्यन खान के खिलाफ न्यूज मीडिया कैसे पड़ा हुआ था और कैसे उसे विलन बनाने में लगा हुआ था। लेकिन आर्यन खान की लाइफ में विलन कोई और नहीं बल्कि ये आदमी। इनका नाम है समीर वानखेड़े और इनका मन कर गया था शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए लेने का। अब इन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे किया जाए, तो इन्होंने क्या सोचा, इनके बेटे को ही उठा लेते। अब एक स्पेशल इंक्वायरी टीम ने इनके ऊपर जांच बिठाई है और एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें इनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। बताया गया है कि समीर वानखेड़े ने 55 दिनों तक फॉरेन ट्रिप की और जिसका कोई हिसाब या फिर जिसकी कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। मतलब ये ब्रिटेन घूमे, मालदीव घूमे, साउथ अफ्रीका घूमे और पुर्तगीज घूमे, लेकिन अपने ऑफिस में इसकी इंफॉर्मेशन देना भूल गए। वाह क्या बात है। जितने देशों में ये घूमे उसमें सिर्फ फ्लाइट का खर्चा 8.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है और उसके बाद ये यहाँ पर जाने के बाद कितना रुपया खर्च किया है इन्होंने, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जो कि फनी भी है, समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि इतनी सारी जो इन्होंने फ्लाइट्स लिया, इतनी जगहों पर जो इन्होंने टूर किया, वहां पर इनका सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपया ही खर्चा हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से इनकी पूरी फैमिली की इनकम 19 से 20 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन ये आदमी अकेले 22 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी पहनता है जो कि गोल्ड की है। अच्छा, अब ये पैसा कहां से आया ये तो समीर वानखेड़े को ही पता होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समीर वानखेड़े के चक्कर में, इनकी अय्याशियों के चक्कर में अकेला बेचारा आर्यन खान नप गया। अब देखो, इस मैटर में आर्यन खान का तो नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस समय जो हुआ है वो हुआ है मीडिया का। ये मैटर इतना ज्यादा सीरियस हो गया है कि शाहरुख खान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपना कोई भी पर्सनल इंटरव्यू अब न्यूज मीडिया को नहीं देंगे। बेसिकली न्यूज ये है कि सुधीर चौधरी, जो कि आज तक पर अपना ब्लैक एंड व्हाइट शो लेकर आते हैं, उन्होंने जब शाहरुख खान से कांटेक्ट किया इस न्यूज पर इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की न्यूज में वो पढ़ना नहीं चाहते। वो जब फिल्म करेंगे तब फिल्म से रिलेटेड बात करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ से वो न्यूज मीडिया को दूर रखना चाहते हैं।
अब आर्यन खान हो या फिर रिया चक्रवर्ती हो, इनके टाइम पर टीआरपी के लिए नंगा नाच जो मीडिया ने किया वो सबने देखा होगा, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान ने जो ये डिसीजन लिया है ये काफी हद तक ठीक है। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमेरिका में अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया का ये वाला रिएक्शन हो सकता है। हुआ यह है कि अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है क्योंकि इनका पैसा खत्म हो गया है। हुआ यह है कि जिस लेवल तक अमेरिका लोन ले सकता है उसकी लिमिट पूरी हो गई है, यानी कि अब अमेरिका कोई भी फॉरेन या फिर डोमेस्टिक लोन नहीं ले सकता। और ये जो लोन है ना, ये कोई छोटी मोटी लिमिट नहीं है, 31.4 ट्रिलियन डॉलर की लिमिट है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 10 से 15 बार आ जाएगी। बेसिकली यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर आने वाले 1 जून तक अमेरिका अपने खर्चों के लिए कोई जुगाड़ नहीं करता, मतलब डॉलर का इंतजाम नहीं करता, तो उसकी जो इकोनॉमी है उसमें आगे खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब यूएसए का जो एक क्राइसिस है, इससे इन्हें सिर्फ एक आदमी बचा सकता है। कौन बचा सकता है मोदी जी? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो बेसिकली यूएसए को अगर इस क्राइसिस से निकलना है तो ये जो 31.4 ट्रिलियन डॉलर की लिमिट है डेट सीलिंग की, इसको हटाना पड़ेगा। और इसे हटाने के लिए यूएसए 2 काम कर सकता है, या तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर सकता है या फिर एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है जिससे ये अपनी लिमिट बढ़ा सके। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे इंडिया में संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक वैसे ही अमेरिका की जो संसद है यानी कि जो सीनेट है वहां पर भी 2 फ्लोर है, एक फ्लोर है अपर हाउस और दूसरा है लोअर हाउस। अब अपर हाउस में तो जो बाइडेन की पूरी मेजॉरिटी है, वहां पर ये रेजोल्यूशन आराम से पास हो जाएगा। देखो मजाक से हटकर अगर बात करें तो ये क्राइसिस बहुत बड़ी है। ये क्राइसिस इतनी बड़ी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एससीओ समिट को छोड़ दिया और वापस अमेरिका लौट गए क्योंकि उन्हें इमरजेंसी मीटिंग्स को अटेंड करना था। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। अब ये जो 31.4 ट्रिलियन डॉलर की लिमिट है इसको बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो यूएसए की बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पैसे हैं वो इससे जाते हैं। एक तरह से हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है वो भी इसी डिपार्टमेंट से जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो अमेरिका ने लोन ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो भी यहीं से जाता है। अब एक एस्टिमेट ये भी लगाया जा रहा है कि करीब 70 लाख लोगों की नौकरी इस क्राइसिस से जा सकती है। अब ये सोच कर देखो कि कितना बड़ा क्राइसिस होगा। इस एक छोटी सी बात से पूरी दुनिया में महामंदी का दौर फिर से वापस आ सकता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। अब सोच कर देखो कि जो बाइडेन की इस समय क्या हालत हो रही होगी। अगली खबर है G20 से रिलेटेड और ये जुड़ी हुई है चाइना से, क्योंकि चाइना ने ये कहा है कि वो G20 में पार्ट नहीं लेना चाहते। और इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि जो इवेंट हो रहा है एक G20 का, ये हो रहा है कश्मीर में। बेसिकली चाइना का कहना है कि जो इवेंट हो रहा है ये एक डिस्प्यूटेड लैंड में हो रहा है और वो इस वजह से किसी ग्लोबल एक्टिविटी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। बेसिकली चाइना की बातों में लॉजिक उतना ही होता है जितना चाय में नमक पड़ता है। दुनिया भर में कंट्रोवर्सी खड़ी करने के बाद इनको कश्मीर में दिक्कत नजर आने लगती है। कश्मीर इनके हिसाब से डिस्प्यूटेड लैंड है, लेकिन यहाँ पर जब ये मैप दिखाते हैं तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा देते हैं। बेसिकली अब चाइना इस मीटिंग में शामिल नहीं होगा और इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स देते हुए कहा है हमारी लैंड है, हम चाहे जहां पर जाके मीटिंग करें। और आपको भी पता है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि इंडिया एशिया में एक उभरती हुई इकोनॉमी है और इस तरह से इंडिया को चाइना काउंटर बैलेंस करता है। दूसरी बात यह है कि चाइना को सबसे ज्यादा सपोर्ट इस समय करता है पाकिस्तान, और इंडिया के लिए ऐसे स्टेटमेंट जारी करके वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट बेस तैयार कर रहा है। अगली न्यूज जुड़ी हुई है विराट कोहली और गौतम गंभीर से। नहीं, ये फाइट वाली न्यूज नहीं है, थोड़ी डिफरेंट न्यूज है। इस वीक विराट कोहली ने 4 साल बाद आईपीएल की सेंचुरी लगाई है और बाय गॉड जिस तरह से सेंचुरी लगाई है ऐसा लगा कि एबी डिविलियर्स इनके अंदर चले। अब सेंचुरी कोहली ने लगाई है तो मजे किसके लिए जाएंगे? जाहिर सी बात है गौतम गंभीर के लिए जाएंगे। तो हुआ यह है कि गौतम गंभीर के मजे लेते हुए रजत शर्मा ने ट्वीट किया और कहा कि कहीं कोई तो दुखी जरूर होगा। खैर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है और ये खबर इतनी छोटी नहीं है। खबर इसके साथ ये भी है कि गौतम गंभीर ने पंजाब केसरी के ऊपर केस किया है मानहानि का। बेसिकली गौतम गंभीर ने इस वजह से केस किया है क्योंकि पंजाब केसरी ने गौतम गंभीर के खिलाफ कुछ इस तरह की हेडलाइंस छाप दी थी। बाद में मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कहा कि आप पॉलिटिशियन हैं, जरा मोटी चमड़ी रखिए, जरा अपने आप को संभालिए, इस तरह से थोड़ी होता है। अगली न्यूज है मौसम से रिलेटेड, क्योंकि अभी जितनी गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। बेसिकली यूएन की वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगले आने वाले 5 सालों में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है। मतलब जो रील देखते हो ना रेत में चाय बनाने वाली वीडियो, वो अपने घर पे बना लोगे।
अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय पर जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और जो एल नीनो की एक्टिविटी है वो दोनों कंबाइन हो गई हैं और इन दोनों के कंबाइन होने से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक पहुंच सकता है या फिर उससे ज्यादा बढ़ सकता है। तो जो एल नीनो टेम्परेचर होता है उसको ऐसे समझो कि जब कभी समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत सारी एक्टिविटीज के बाद, तो वो चीज कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर पे। अब ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था साल 2015 में कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए और अभी जैसे हमारे कर्म हैं उससे टेम्परेचर बढ़ सकता है और इस टेम्परेचर के बढ़ने से एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक पे असर पड़ेगा। मतलब आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हीट वेव्स आई हमारे देश में और उन हीट वेव्स की वजह से काफी लोग बीमार भी पड़े, कुछ लोगों की मौत भी हुई, यहाँ तक कि फॉरेस्ट में आग लगने का खतरा तक बढ़ जाएगा। मतलब आगे आने वाले टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि कई नई और बीमारियां निकल कर आए जो हीट वेव्स की वजह से हो जाए। सीधी सीधी बात है कि आगे आने वाले टाइम पर यह हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि बाइक पे बैठे हैं कि तवे पे बैठे हैं। इस हफ्ते एक रिपोर्ट आई है जो इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स और जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पिछले 20 सालों में इंडिया जो है वो बड़े बड़े हादसों का सेंटर बनता जा रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि इंडिया में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कई सारे इवेंट्स में जब भीड़ बढ़ती है तो वहां पर कुछ हादसे हो जाते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होती है। मतलब ये तक कहा गया है कि पिछले 20 सालों में इस तरह के एक्सीडेंट्स में करीब 8000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि इसमें जो लोग मारे जा रहे हैं वो ज्यादातर रिलीजियस एक्टिविटीज में मारे जा रहे हैं और ज्यादातर जो एक्टिविटी हुई है वो एक्टिविटीज नदी या फिर किसी झील के किनारे हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहरों की तरफ, जिसकी वजह से शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और शायद अब शहर उतने केपेबल नहीं रह गए हैं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को संभालने के लिए। आपका इस रिपोर्ट पे क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बता देना। ये न्यूज आपके बहुत काम की है क्योंकि अगर आप जीमेल यूज करते हैं और आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जो 2 साल से आपने यूज नहीं किया है तो आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। बेसिकली गूगल का ये कहना है कि इनके पास करोड़ों ऐसे गूगल अकाउंट हैं जो पिछले 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है यूज नहीं हुए हैं। अब इससे दिक्कत ये हो रही है कि इस तरह के जो अकाउंट है उनमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी नहीं है जो किसी की प्राइवेसी पर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। तो जाहिर सी बात है गूगल चाहता है कि इस तरह से जो इतने अकाउंट हैं उनको डिलीट किया जाए जिससे गूगल का भी अपना खर्च जो अपनी मेंटेनेंस है उस पर खर्च कम होगा और लोगों की भी प्राइवेसी पर कोई ऐसा खतरा नहीं रहेगा। अब अगर आप ऐसा कोई अकाउंट है जिसको अपना बचाना चाहते हैं जिसमें आपने कोई एंजल प्रिया जैसा कुछ बना रखा है तो उसको बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उस आईडी में दोबारा लॉग इन कीजिए, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए और उसके बाद उसको रेगुलर थोड़े दिन के लिए यूज कीजिए, नहीं तो गूगल आपका पत्ता काट देगा। ये खबर है अमेरिका से। बेसिकली तहव्वुर राणा जो कि 26/11 के हमले में आरोपी है उसे अब अमेरिका से इंडिया लाया जा सकता है। बेसिकली इस हफ्ते अमेरिका की कोर्ट ने डिसीजन दिया कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण यानी कि उसको डिपोर्ट करने का जो प्लान है वो जरूरी है ताकि इंडिया में इसके अगेंस्ट एक केस चलाया जा सके। अब तहव्वुर राणा पर यह आरोप है कि उसने डेविड हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की पूरी प्लानिंग की थी और उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसकी भी पूरी तैयारी इन्होंने की थी। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के आरोपी इंडिया में आए और उनके ऊपर इंडिया के कानून के हिसाब से केस चले ताकि जो 26/11 के हमले में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए उनको जस्टिस मिल सके। ये खबर है अमेरिका से। बेसिकली तहव्वुर राणा जो कि 26/11 के हमले में आरोपी है उसे अब अमेरिका से इंडिया लाया जा सकता है। बेसिकली इस हफ्ते अमेरिका की कोर्ट ने डिसीजन दिया कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण यानी कि उसको डिपोर्ट करने का जो प्लान है वो जरूरी है ताकि इंडिया में इसके अगेंस्ट एक केस चलाया जा सके। अब तहव्वुर राणा पर यह आरोप है कि उसने डेविड हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की पूरी प्लानिंग की थी और उसे किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसकी भी पूरी तैयारी इन्होंने की थी। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के आरोपी इंडिया में आए और उनके ऊपर इंडिया के कानून के हिसाब से केस चले ताकि जो 26/11 के हमले में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए उनको जस्टिस मिल सके। अब बढ़ते हैं हफ्ते की बकवास खबरों की तरफ। इस हफ्ते की पहली बकवास खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि एक केस में इनकी जुबान फिसल गई। भैया मेरा मुंह से निकल गई। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने यह कह दिया कि जो आजकल तलाक के ज्यादा मामले आ रहे हैं उनमें लव मैरिज के मामले ज्यादा है। अब ये सुनने में बहुत ही मजाक जैसा स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन ट्विटर पर कोई भी चीज मजाक नहीं रहती। लोगों ने इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और इसके खिलाफ ट्विटर भी 2 हिस्सों में बंट गया जो कि ऑब्वियसली हर बार बंट जाता है। अब कुछ लोगों का यह कहना है कि इस तरह का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट पास कैसे कर सकता है, क्या उसके पास कोई ऐसा लीगल बेसिस या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि जो लव मैरिज है उसमें ज्यादा डिवोर्स के मामले आते हैं और दूसरी तरफ नहीं आते हैं।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर डिवोर्स के मामले ज्यादा आ रहे हैं, इसका एक मतलब ये भी है कि जो सोसाइटी है वो अब रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी मैच्योर होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों को ये लगने लगा है कि एक ही रिलेशनशिप में लगातार इस तरह से फंसे रहने से ज्यादा अच्छा है कि लोग डिवोर्स कर लें। जो दूसरा ग्रुप है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो अरेंज मैरिज का कल्चर है वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि लव मैरिज के। क्या किसी आदमी का ऐसा एटीट्यूड हो सकता है कि वो 15 साल छुट्टी पर रहे, हर साल 55 लाख रुपए ले अपनी कंपनी से और उसके बाद वो कंपनी पर केस कर दे कि उसके पैसे कम हैं? ऐसा ही एक कांड किया है आईबीएम के एक एम्प्लॉय क्लिफर्ड ने, जो साल 2008 से छुट्टी पर थे, परमानेंट लीव पर थे और उनको कंपनी हर साल करीब 55 लाख रुपए हर साल देती थी और उसके बाद उन्होंने इस साल ये केस किया कि हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो कम हैं। कोई सेंस है इस बात की? अब न्यूज ये है कि क्लिफर्ड लोटस डेवलपमेंट नाम की एक कंपनी में काम करते थे जिसको एक्वायर कर लिया आईबीएम ने। अब क्लिफर्ड 2008 में छुट्टी में चले गए थे और इन्होंने साल 2013 में ये मांग की कि पिछले 5 साल की जो छुट्टियां इन्होंने ली हैं उसका इन्हें पैसा मिले। अब आईबीएम ने इसका सोल्यूशन निकालते हुए ये किया कि उन्होंने अपनी जो विकलांगता की स्कीम थी उसके तहत इनको पैसे देने शुरू किए। पिछले 15 सालों में आईबीएम इन्हें 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे दे चुका था और इसके बाद ये केस लेकर चले गए कोर्ट में, जहां पर उन्होंने ये कहा कि अब इनको जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं और जो उनकी सैलरी है वो उससे आधी हो गई है अगर हम महंगाई वगैरह के हिसाब को लगा ले तो। अब हाई कोर्ट ने इसका मामला खारिज करते हुए ये कहा कि भले ही आपके पैसे आज आधे हो गए हों लेकिन वो फिर भी इतने ज्यादा हैं कि आप सर्वाइव कर सकते हो और एक कंपनी इससे ज्यादा नहीं दे सकती। इस वजह से कम अपना थोड़ा लालच रोको यार, हद हो गई। अब चलते हैं हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की तरफ। इस हफ्ते की जो पॉजिटिव न्यूज है वो थोड़ी सी स्टूपिड भी है और पॉजिटिव भी है। कैसे बताता हूं। इस हफ्ते 2 स्टार्स, एक ये और एक ये, दोनों ने लोगों से हेल्प ली और बाइक के साथ पहुंचे अपनी अपनी जगह पर। इन्होंने अपना एक ट्वीट भी डाला। ट्वीट डालने के बाद लोगों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू किया और थोड़ी ही देर बाद इनका चालान कट गया। चालान भी छोटा मोटा नहीं, 10-10 हजार का चालान कटा है। अब देखो, अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन दोनों ने हेल्प ली, हेल्प में लोगों ने इनकी हेल्प भी की और वो वहां तक पहुंचे। इन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में उनको थैंक यू बोला, लेकिन दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत ये आ गई कि इन दोनों ट्वीट में इन दोनों ही पर्सनैलिटीज ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इस वजह से इन पर चालान कटा। तो इतनी जो बात हो गई ये हो गई स्टूपिड बात, क्योंकि आप हर जगह पर ज्ञान देते फिरते हो, ये मत करो, ये करो, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, लेकिन खुद जब नियम फॉलो करने की बात आई तो नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि जो हम सोचते हैं या जो हम सुनते आए हैं कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, वो यहाँ पर साबित होता है। वो इस तरह से साबित होता है कि अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़े महारथी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने इस चीज की टेंशन नहीं ली और उसके बाद उन्होंने इनका चालान भी काटा और इन्होंने इसका चालान भरा भी। तो ये थी हफ्ते भर की सारी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर बेस्ट लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सा मीम आपको बहुत अच्छा लगा ये भी हमें कमेंट में बता सकते हो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।